नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द वोल्टेज ऑफ लो टेंशन केबल इज। देखो जो लो टेंशन टाइप केबल होता है जिसको हम LT टाइप केबल भी कहते हैं, तो इस केबल का वोल्टेज लेवल ये चार ऑप्शन में से कौन सा है? 220 वोल्ट से कम होता है, या फिर 600 वोल्ट से कम होता है, या फिर 400 वोल्ट से कम होता है, या फिर 1000 वोल्ट से कम होता है। तो इसका आंसर होगा जो LT टाइप लो टेंशन टाइप केबल होता है, इसका वोल्टेज लिमिट हमारा 1000 वोल्ट से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो जो हमारा केबल होता है इसको हम नॉर्मली ये 5 टाइप केबल में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू उसका वोल्टेज। जो वोल्टेज होता है उसके मुताबिक हम इस केबल को 5 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला देखो जिसका वोल्टेज लिमिट मैक्सिमम 1000 वोल्ट या फिर जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं 1 किलो वोल्ट, उसको हम LT टाइप लो टेंशन टाइप केबल कहते हैं। और जिसका वोल्टेज लिमिट अप टू 11 के भी तक रहता है उसको हम HT मीन्स हाई टेंशन टाइप केबल कहते हैं। और जिसका वोल्टेज लिमिट 22 केवी से लेकर 33 केवी तक रहता है उसको हम ST या फिर सुपर टेंशन टाइप केबल कहते हैं। और जिसका वोल्टेज लिमिट 33 केवी से लेकर 66 केवी तक रहता है उसको हम EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन टाइप केबल कहते हैं। और जिसका वोल्टेज लिमिट 132 केवी से भी ज़्यादा होता है उसको हम एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर LT टाइप लो टेंशन टाइप केबल है, तो इसीलिए 1000 वोल्ट से कम या फिर 1 किलो वोल्ट से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिलबर्ट इज द यूनिट ऑफ। देखो जो ये गिलबर्ट होता है ये चार ऑप्शन में से किसका यूनिट ये गिलबर्ट है? कंडक्टेंस का यूनिट गिलबर्ट है, या फिर हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट गिलबर्ट है, या फिर परमिटिविटी का यूनिट गिलबर्ट है, या फिर मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट गिलबर्ट है। तो इसका आंसर होगा जो गिलबर्ट होता है ये हमारा मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसको हम कहते हैं AMF, इस मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट गिलबर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कंडक्टेंस क्या होता है? जो कंडक्टेंस होता है इसका यूनिट हमारा मो होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस। ठीक वैसे ही जो ओम होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? मो होता है। ये हमारा कंडक्टेंस का यूनिट। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको हम शॉर्ट में कहते हैं EMF। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट होता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट भी वोल्ट में होता है। उसके बाद देखो ये जो परमिटिविटी होता है इसका यूनिट क्या है? परमिटिविटी का यूनिट फैराड पर मीटर होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर गिलबर्ट होता है हमारा MMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देखो इधर चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है? टेस्ला, या फिर ल्यूमेन, या फिर डाराप, या फिर वेबर। तो इसका आंसर होगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है इसका यूनिट हमारा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये ल्यूमेन क्या होता है? जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है, जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन। और वेबर किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है और ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? ल्यूमेन होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसएडवांटेज ऑफ शेडेड पोल मोटर इज। देखो जो शेडेड पोल मोटर होता है उसका ये चार ऑप्शन में से कौन सा एक शेडेड पोल मोटर का डिसएडवांटेजेस है? ये जो शेडेड पोल मोटर होता है इसका ओवरलोड कैपेसिटी बहुत कम होता है, या फिर इसका स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है, या फिर इसका एफिशिएंसी कम होता है, या फिर ये जो तीनों ऑप्शन है ये सारे के सारे इस शेडेड पोल मोटर के लिए करेक्ट होता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा शेडेड पोल मोटर होता है इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव मीन्स इसका ओवरलोड कैपेसिटी भी कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है, और हमारा इसका एफिशिएंसी भी कम होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो इस मोटर को हम शेडेड पोल मोटर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये जो फिगर है ये हमारा एक शेडेड पोल मोटर का फिगर है। इसमें देखो ये एक पोल है और ये और एक पोल है। जो ऊपर में देखो ये जो पोल है इसमें एक पोल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो ये एक पार्ट है
और इधर और एक पार्ट है। ये जो छोटा वाला पार्ट है, देखो ये छोटा वाला पार्ट है, इसमें हम एक कॉपर का एक शेडिंग कोयल का यूज करते हैं। इधर भी देखो, इधर भी एक कॉपर का शेडिंग कोयल है। और ये जो शेडिंग कोयल है, इसीलिए हम इस मोटर को क्या कहते हैं, शेडेड पोल मोटर कहते हैं। और इसका ओवरलोड कैपेसिटी भी कम रहता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम रहता है और एफिशिएंसी भी कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ फॉर ए प्योर इंडक्टर इज। एक प्योर इंडक्टर के लिए पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, यूनिटी होगा या फिर जीरो होगा या फिर इन्फानाइट होगा या फिर 0.707 होगा। तो इसका आंसर होगा जो प्योर इंडक्टर होता है उसका पावर फैक्टर हमारा जीरो ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो प्योर इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में, मान लो ये वोल्टेज है और ये करंट है, प्योर इंडक्टर में ये दोनों के बीच में एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री रहता है। और जो पावर फैक्टर होता है इसका फॉर्मूला क्या आता है, cos थीटा। थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। तो cos 90 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसीलिए प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है। ठीक वैसे ही प्योर कैपेसिटर जो होता है, प्योर कैपेसिटर होता है उसका भी पावर फैक्टर 0 होता है, क्योंकि प्योर कैपेसिटर में भी वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री रहता है। लेकिन अगर हम प्योर रजिस्टर के बारे में कहेंगे तो ये जो प्योर रजिस्टर होता है इसका पावर फैक्टर यूनिटी रहता है, क्योंकि प्योर रजिस्टर में वोल्टेज और करंट एक ही लाइन में रहता है, जिसका एंगल कितना रहता है, 0 डिग्री। अगर cos 0 कहेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। इसीलिए जो प्योर रजिस्टर होता है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, रजिस्टर की यूनिट रहता है। और जो प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर ये दोनों का हमारा पावर फैक्टर 0 रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पावर केबल एंड द कम्युनिकेशन केबल आर टू रन पैरेलल द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू टू अवॉइड द इंटरफेरेंस शुड बी। देखो अगर क्या होता है, जब पावर केबल रहता है और कम्युनिकेशन केबल, ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा पावर केबल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, देखो ये वाला 3 वायर जा रहा है। लेकिन उसके नीचे देखो हमारा इधर एक हमारा टेलीफोन लाइन है, देखो ये वाला टेलीफोन लाइन है। तो ये टेलीफोन लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन केबल कहते हैं। तो ये पावर केबल और ये कम्युनिकेशन केबल है, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर या फिर 500 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा पावर केबल और ये कम्युनिकेशन केबल, ये दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमारा 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 5 हॉर्स सोर्स, देन द बल्ब इज। देखो जब हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें रेटिंग कितना लिखा है, 220 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज होगा। इंडिया में है तो इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा। लेकिन अगर हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई देंगे, लेकिन 50 हर्ट्ज के बदले हम 5 हर्ट्ज सप्लाई देते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो बॉल होता है ये ग्लो नहीं जलेगा, या फिर कंटिन्यूसली जलेगा, ग्लो कंटिन्यूसली होगा, या फिर इंटरमिनेटली ग्लो होगा, या फिर ये जो बॉल होता है ये फ्यूज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, अगर हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब को सिर्फ 5 हर्ट्ज सप्लाई देंगे, 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का, तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो तो होगा लेकिन इंटरमिनेटली, मीन्स एक बार लाइट एमिट होगा फिर बंद होगा, कुछ टाइम के बाद फिर लाइट आएगा फिर बंद होगा, ऐसे ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर 50 हर्ट्ज होता है, देखो 1 हर्ट्ज क्या होता है, अगर 1 सेकेंड में एसी का जो ये इतना एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करता है उसको हम 1 हर्ट्ज कहते हैं। तो 50 हर्ट्ज मीन्स क्या होता है, 1 सेकेंड में ऐसे ही 50 साइकिल कंप्लीट करता है। तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करना मीन्स ये बहुत ही स्पीड में, ये जो एसी होता है ये बहुत ही स्पीड में जा रहा है। अगर बहुत ही स्पीड में जाएगा तो लाइट ग्लो होगा फिर कम होगा फिर ग्लो होगा फिर कम होगा फिर ग्लो होगा। तो ऐसे होने से क्या होता है, जो एक बार ग्लो होना और फिर डिम होना, दोनों के बीच में जो टाइम का गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसे हमें ठीक से मालूम ही नहीं होता है। और हमें मालूम होता है कि जो लाइट होता है ये कॉन्टीन्यूसली ग्लो हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी एक बार ग्लो होता है फिर डिम होता है। और अगर हम 50 हर्ट्ज के बदले सिर्फ 5 हर्ट्ज का सप्लाई देंगे तो क्या होगा, हमें आसानी से मालूम होगा कि देखो ये ग्लो होगा तो बहुत टाइम के बाद ये डिम होता है, फिर बहुत टाइम के बाद दोबारा ग्लो होता है। तो इससे हमें मालूम होता है कि ये जब इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसलिए ये लाइट क्या होता है, इंटरमिडिएटली मीन्स
कुछ टाइम ग्लो होता है, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा ग्लो होता है, इसको कहते हैं इंटरमिटेंटली ग्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर 50 हर्ट्ज होता है तो ये कॉन्टिन्यूसली ग्लो होता है, लेकिन इधर 5 हर्ट्ज है, इसलिए क्या होगा, ये इंटरमिटेंटली ग्लो होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच पार्ट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट द प्रेशर ऑफ द स्टीम इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा स्टीम पावर प्लांट होता है, जहाँ पर क्या होता है, कोल से इलेक्ट्रिक पावर मीन्स बिजली बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट या फिर स्टीम पावर प्लांट। इस स्टीम पावर प्लांट में ये 4 ऑप्शन में से कौन सी पार्ट में इसका जो हमारा प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है? कंडेंसर में, टरबाइन में, बॉयलर में या फिर सुपर हीटर में? तो इसका आंसर होगा जो कंडेंसर होता है, इसमें इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक कंडेंसर का काम क्या होता है, देखो, जब जो हमारा स्टीम होता है बॉयलर से निकल कर जाता है, उसके बाद ऑल्टरनेटर को घुमाता है, ऑल्टरनेटर घूमने के बाद जो हमारा स्टीम होता है वो कंडेंसर के अंदर आता है। ये क्या कंडेंसर क्या करता है, ये जो कंडेंसर होता है, ये जो स्टीम निकल कर आया था हमारा ऑल्टरनेटर टरबाइन को घुमाने के बाद, जो स्टीम निकल कर आया था उसको, ये लो प्रेशर कम होता है, इस प्रेशर से क्या होता है, जो स्टीम होता है वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट होता है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंडेंसर होता है इसका प्रेशर क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो कंडेंसर होता है ये स्टीम पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा पावर लॉस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टीम पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा पावर लॉस कहाँ पर होता है, ना कंडेंसर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड टू। देखो, एक डीसी मशीन में हम फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग को क्यों एम्प्लॉय करेंगे, क्योंकि हमें जनरेटर वोल्टेज को इंक्रीज करना होगा, या फिर स्पार्किंग को कम करना होगा, या फिर कॉपर को सेव करना होगा, या फिर हमें कूलिंग इंप्रूव करना होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी सी मीन्स स्पार्किंग को कम करना होता है और कॉपर को भी सेव करना होता है। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ई है, इसके ऑप्शन नंबर ई मीन्स बी सी दोनों मीन्स स्पार्किंग को भी कम करता है और कॉपर को भी सेव करता है। ये दोनों काम किसका होता है, हमारा फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का। तो ऑप्शन नंबर ई द करेक्ट आंसर। तो देखो, ये फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्या होता है, ये वाला फिगर देखो, इसमें देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये जो कोयल आया है देखो, नॉर्थ पोल से होकर जाता है फिर वापस आता है साउथ पोल से। लेकिन ये वाला फिगर देखो, इसमें ये जो कोयल है नॉर्थ पोल से होकर जाता है, लेकिन जब वापस आता है वो साउथ पोल से जस्ट पहले, एक स्लॉट पहले ही आता है। अगर ये इधर से आता, साउथ पोल से आता, तो इसको क्या कहते हैं हम, फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। लेकिन ये एक स्लॉट से पहले ही आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग कहेंगे, जिसे कॉपर का सेव हो रहा है, हमें ये नज़र आ रहा है। तो ये जो फिगर है ये हमारा फुल पिच वाइंडिंग का फिगर है और ये हमारा फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग का फिगर है। तो ऑप्शन नंबर ई द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज इंस्टॉल बिटवीन। देखो, जो हमारा स्टीम पावर प्लांट होता है उसमें हम ECP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं। तो इसको जो यूज करते हैं हम स्टीम पावर प्लांट में, किसके बिटवीन, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करते हैं? कॉल बंकर और बॉयलर के बीच में, या फिर बॉयलर फर्नेस और चिमनी के बीच में, या फिर इकोनोमाइजर और एयर हीटर के बीच में, या फिर कंडेंसर और इकोनोमाइजर के बीच में? तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को हम, जिसको स्टीम पावर प्लांट में यूज करते हैं, उसको हम बॉयलर का फर्नेस और हमारा चिमनी के बीच में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, ये होता है बॉयलर और ये होता है हमारा चिमनी, दोनों के बीच में ये जो ESP है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसको हम यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, बॉयलर से जो हमारा स्टीम निकल रहा है उसके साथ बहुत से धुएँ निकल रहा है, उस धुआं को क्या करता है, वो प्यूरीफाई करता है एनवायरनमेंट के मुताबिक। उसके बाद इसको ये चिमनी के थ्रू क्या होता है, ये जो चिमनी के थ्रू बाहर को एनवायरनमेंट को छोड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो ECP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है उसको हम बॉयलर फर्नेस और चिमनी के बीच में इंस्टॉल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।